अधात्विक खनिज। सबसे पहले हम बता दें कि धात्विक खनिज किस चट्टान में मिलते हैं और अधात्विक खनिज किन चट्टानों में मिलते हैं। जो धात्विक खनिज इसके पहले मैंने बताए वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। आग्नेय चट्टानों से धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं और जो अधात्विक खनिज है जैसे चूना पत्थर मान लेते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज हमेशा परतदार या अवसादी चट्टान से प्राप्त होते हैं, परतदार या अवसादी चट्टान से। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो मेटल होता है वो आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। तो अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में कैसे बन जाते हैं? जो चट्टानें कभी भी स्थिर नहीं रहती, प्रकृति द्वारा हमेशा उनका क्षय होता रहता है, ठीक है। जैसे कभी अतीत काल में अरावली बहुत विशाल काय वलित पर्वत हुआ करता था, वलित पर्वत अरावली, लेकिन आज वो एक अवशिष्ट पर्वत है। कभी अरावली हिमालय से भी विशाल हुआ करता था, लेकिन हिमालय आज अरावली कट छंट कर एकदम छोटा और संकीर्ण हो गया है। तो चट्टानों का विघटन होता रहता है। तो आग्नेय चट्टानें कट छंट कर हमेशा बहते रहते हैं, नदी जल द्वारा उन्हें बहा लिया जाता है और बहाकर कहाँ इकट्ठा किया जाता है? समुद्रों में इकट्ठा किया जाता है। तो जब आग्नेय चट्टानें कट छट कर समुद्रों में इकट्ठा होते हैं तो एक के ऊपर एक परत बनती जाती है उनकी, आग्नेय चट्टानों की। अब वो आग्नेय चट्टानें नहीं रही, तो लंबे समय तक उनके कण जब एक दूसरे पर जमते चले जाते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों में ताप और दबाव के चलते ही भाई चट्टानों में भार होता है, तो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते रहने से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता है तो ताप भी पड़ता है, ताप उत्पन्न होता है। तो ताप और दाब के चलते चट्टान बन जाती है लंबे समय काल में, है ना। तो ऐसी चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं या अवसादी चट्टान कहते हैं। अब जैसे चूना पत्थर अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो सवाल है कि चूना पत्थर बना कैसे? चूना पत्थर बना कैसे? चट्टानें टूट फूट कर समुद्रों में जमा होती रही। समुद्रों में जो जीव होते हैं वो एक समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तो उनके अस्थि पंजर यानी कंकाल यानी हड्डियां समुद्रों में पड़ी रहती हैं। तो चट्टानों के एक परत दर परत जो चट्टानों का निर्माण होता है उसी में समुद्रों के जीवों की हड्डियां हैं दबती चली जाती हैं, ठीक है। तो लंबे समय काल में चट्टानों को जो ताप और दबाव होता है ना, हड्डियों को उनकी संरचना में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है? चूना पत्थर बन जाता है। चूना जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें से गर्मी निकलती है। चूना जब हम पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। और जीव क्या है? जीव भी तो एक ऊर्जा का ही एक स्रोत है। हम मछली क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें उससे ऊर्जा मिलती है। तो जीवों की हड्डियों में भी ऊर्जा संचित रहती है। जब लंबे समय काल में वो चूना पत्थर में तब्दील हो जाता है तो जब हम उसे पानी में डालते हैं, उसका विघटन करते हैं, तो उसमें से ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा के रूप में ऊष्मा मुक्त होती है ना। तो यही कारण है कि चूना पत्थर जब हम पानी में डालते हैं तो उबलने लगता है बिल्कुल पानी। तो जो अधात्विक खनिज है, चूना जिप्सम वगैरह परतदार चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अधात्विक खनिज है क्या? हीरा भी एक पत्थर है, तो अधात्विक खनिज हो गया हीरा, अभ्र, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, नमक। याद कर लीजिए, अक्सर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधात्विक खनिज है या निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक खनिज नहीं है। इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है। तो हीरा, अभ्र, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, नमक, ये सब अधात्विक खनिज हैं। सबसे पहले हीरे के बारे में पढ़ते हैं। हीरा प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। कार्बन का प्रकृति में कार्बन ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा बंध बनाता है। प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी हुई है, ठीक है, परमाणुओं के संयोजन से बनी हुई है। जो वस्तु जितनी ही मजबूत होती है, इसका मतलब है कि उस वस्तु में परमाणुओं का संयोजन यानी बंध उतना ही मजबूत है, टूटने वाला नहीं है जल्दी, ठीक है। जैसे कि हम चाक लेते हैं, जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था चाक से हम लिख क्यों लेते हैं? क्योंकि चाक के जो परमाणु होते हैं उनके बंध आपस में उतने मजबूत नहीं है। जब हम उन्हें ब्लैक बोर्ड पर रगड़ते हैं तो उनके परमाणुओं का बंध टूट जाता है। यही कारण है कि हम चाक से ब्लैक बोर्ड पर, ये तो व्हाइट बोर्ड है, हम ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, चाक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि चाक के परमाणु का बंध कमजोर होने के चलते वो सरकते चले जाते हैं, तो हम उसे लिखने में सक्षम हो पाते हैं।
तो चाक के परमाणु का बंध कमजोर होता है, लेकिन हीरे में जो कार्बन परमाणु हैं उनका बंध बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए हीरा बहुत प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, कार्बन प्रकृति में एक ऐसा तत्व है, तो ये साइंस का विषय यहीं पे उल्लेख आ गया है तो बता दूं, प्रकृति में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा बंध बनाता है, यानी कई एंगल से कार्बन के परमाणु आपस में मिलकर अलग अलग बंध का निर्माण करते हैं। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन परमाणुओं का ही एक बंध है ना। तो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, हीरा भी कार्बन से बना है। ग्रेफाइट क्या है, जो पेंसिल का लेड होता है ना, पेंसिल से हम लिखते हैं, क्यों, क्योंकि पेंसिल के लेड उसे ग्रेफाइट कहते हैं, पेंसिल के लेड ग्रेफाइट कहते हैं। उससे हम लिखने में सक्षम इसलिए हो पाते हैं क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं का बंध कमजोर होता है, ढीला होता है, जिस कारण जब हम उसे रगड़ते हैं तो परमाणु एक दूसरे से सरकते चले जाते हैं और हम कॉपी पर पेंसिल से लिखने में सक्षम हो पाते हैं। तो यानी ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं का बंध कमजोर होता है, हीरे में बहुत ही मजबूत होता है। यही कारण है कि हीरा प्रकृति का सबसे शुद्ध रूप है और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है हीरा। हीरा जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना की खानों में पाया जाता है, पन्ना और सतना की खानों में। हालांकि फिलहाल जो उत्पादन है केवल पन्ना की खान से ही किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो हीरा पाया जाता है वो विंध्य क्रम की चट्टानों की नसों में पाया जाता है। हीरा भारत में विंध्यन क्रम की चट्टानों की नसों में पाया जाता है। जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, नाम सुने होंगे, वो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। ये भी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए उल्लेख जरूरी हो जाता है। मुंबई भारत में हीरे की सबसे बड़ी मंडी है, मतलब मुंबई में हीरे की घिसाई होती है, अर्थात कटाई होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी आपके गांव या ननिहाल के लोग जो कि गांव में रहते हैं, जाते हैं मुंबई में, किस उद्योग में लगे हैं, हीरा कटाई उद्योग में लगे हैं। वह हीरा कटाई का उद्योग बहुत ही विकसित है मुंबई में। हीरे को काटते क्यों हैं, क्योंकि हीरे को जब एक सही एंगल से चारों तरफ से उसकी कटाई होती है, हीरा का अगर पत्थर है तो उसकी चारों तरफ से ऐसे एंगल से कटाई होती है तभी उसमें चमक आती है। क्यों कटाई की जाती है, हीरे की कटाई इसलिए की जाती है ताकि उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, तभी उसमें चमक होगी। यही कारण कि हीरा रात में भी चमकता है, जब कमरे की लाइट नहीं जलती है तभी हीरा ज्यादा चमकता है, क्योंकि उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कोई वस्तु जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वस्तु चमकने लगती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तान में आप दूर तक देखेंगे तो लगता है कि जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। रेगिस्तान मरुस्थल में आप दूर देखेंगे तो लगेगा क्षितिज के पास कि जल भरा हुआ है, वहां पर कोई झील है, लेकिन पास जाएंगे तो कोई झील नहीं होती है, क्योंकि आप उस स्थल से इतने दूर खड़े होते हैं कि वहां से गुजरने वाला प्रकाश जो आपकी आंखों तक आता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका रहता है आंख तक पहुंचते पहुंचते हमारे। ठीक है, उसके लिए एक निश्चित दूरी जरूरी होती है। हम नजदीक जाएंगे हमें वो चमक वाली स्थल नहीं दिखाई देती है, लगता है कि झील था, अब वहां झील नहीं है नजदीक जाने पे। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण के चलते वस्तुएं चमकने लगती हैं। इसे आपने अगर मरुस्थल में नहीं गए हैं तो आपने यहाँ भी देखा होगा, आप जब मई या जून के महीने में बस से यात्रा करते हैं या कार से यात्रा करते हैं तो सड़क जिस सड़क पर आपकी कार या बस दौड़ती है उस सड़क पर आप दूर देखते हैं तो लगता है सड़क पे पानी गिरा हुआ है, जगह जगह है ना, पानी जमा है। लेकिन जैसे ही आपकी बस या कार उस स्थल के समीप पहुंचती है वो पानी गायब हो जाता है। तो वास्तव में सड़क पर पानी नहीं जमा होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गुण के चलते वहां पर चमक पैदा हो जाती है। देखने में एकदम स्पष्ट लगता है कि वहां पानी गिरा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होता है। तो हीरे की कटाई इसलिए की जाती है ताकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का हो सके। चूना पत्थर पर आते हैं। चूना पत्थर एक ऐसा खनिज है, अधात्विक खनिज, जो कि भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। चूना पत्थर क्रमशः आंध्र प्रदेश चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक है और यही महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। हमने पीछे एक वीडियो में गलती से बता दिया था कि चूना पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों में नहीं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है, जैसे डोलोमाइट, जिप्सम, संगमरमर, ये सब पाया जाता है। लेकिन चूना कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें ज्यादा हैं, तो आंध्र प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद एमपी का स्थान चूना के उत्पादन में। अगला जो खनिज है हम लेंगे अभ्रक। अभ्रक का सबसे मुख्य अयस्क पिगमाइट है, लिख लीजिएगा। अभ्रक का सबसे प्रमुख अयस्क क्या है? पिगमाइट।
इसके अलावा अभ्रक के अन्य अयस्क भी हैं, जैसे मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोवाइट। सब में वाइट लगा है, मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोवाइट। मस्कोवाइट को श्वेत अभ्रक कहते हैं। मस्कोवाइट को श्वेत या रूबी अभ्रक। निम्नलिखित में से अभ्रक के किस अयस्क को श्वेत या रूबी अभ्रक कहते हैं? मस्कोवाइट को। बायोटाइट को श्याम अभ्रक और फ्लोगोवाइट को पीत अभ्रक अर्थात पीला अभ्रक कहते हैं, फ्लोगोवाइट को। अभ्रक प्राकृतिक जो अभ्रक होता है, जो धरती के गर्भ से चट्टान खोदकर निकाला जाता है, प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में 14वां स्थान है। भारत में प्राकृतिक अभ्रक बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन अभ्रक से एक अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं। तो अभ्रक से चादर बनाई जाती है, चादर ओढ़ने वाली नहीं, अब जैसे स्टील की चादर होती है उसी तरह माइका या अभ्रक की चादर बनाई जाती है ना। उसे हम शीट माइका कहते हैं। चादर इसलिए बनाई जाती है ताकि विभिन्न उद्योगों में उसका प्रयोग हो सके, हम उसे भेज सकें वहां पर। तो शीट बना दी जाती है उसकी, अभ्रक की। तो भारत शीट माइका यानी अभ्रक शीट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में 14वां स्थान है, लेकिन अभ्रक शीट के उत्पादन में, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सवाल बार बार अलग तरह से कुछ कंफ्यूज करता है। अभ्रक शीट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। बहुत से लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें ये पता होता है, अक्सर देखा हूं कि अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान नहीं है, अभ्रक शीट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। 50% शीट माइका अर्थात अभ्रक शीट, 50% शीट माइका भारत में राजस्थान राज्य में पैदा, झारखंड राज्य में, भारत में झारखंड राज्य देश का 50% शीट माइका पैदा करता है, कारखानों में पैदा होता है। अभ्रक का उपयोग क्या है? अभ्रक विद्युत का कुचालक है, अच्छा कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत सामान को बनाने में किया जाता है। विद्युत सामान में कई जगह ऐसी जरूरत पड़ती है कि वहां दो तारे आपस में टच न हो सके, तो दो तारों को टच होने से बचाने के लिए उन तारों को अभ्रक से घेर दिया जाता है। जैसे आप खंभा देखते हैं बिजली का, बिजली के खंभे में, खंभे से थोड़ी दूर पर, बिजली के तारों में खंभे से थोड़ी दूर पर गोल गोल छल्ले लगे रहते हैं, वो गोल छल्ले अभ्रक होते हैं। इसी तरह से आप रेडियो, ट्रांजिस्टर या फिर टेलीविजन का पीछे का हिस्सा जब खोलते हैं तो उसमें प्लेट होती है, प्लेट में पतली पतली तारें होती हैं, उन तारों पे रंग बिरंगे गोल गोल छल्ले लगे होते हैं। नोटिस किया होगा, ट्रांजिस्टर में पीछे जो प्लेट होती है, प्लेट में तमाम तारें गुजरी होती हैं, विद्युत परिपथ होता है, उसमें गोल गोल छल्ले लगे होते हैं। वो गोल गोल छल्ले क्या होते हैं? अभ्रक होते हैं। तो उपयोग विद्युतीय सामान बनाने में होता है अभ्रक का। जिप्सम, जिप्सम का दो महत्वपूर्ण उपयोग है, जिप्सम का उपयोग हमेशा पूछता है। सीमेंट बनाने में जिप्सम का उपयोग होता है और उर्वरक यानी खाद बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में और सीमेंट बनाने में जिप्सम के दो ही प्रमुख उपयोग हैं, इसे याद कर लीजिएगा, सीमेंट बनाने में और उर्वरक निर्माण में। हमारे देश में 99% जिप्सम उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। कह सकते हैं कि हमारे देश में जिप्सम कहाँ मिलता है? केवल और केवल राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिला जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात राजस्थान का भी सबसे ज्यादा से ज्यादा जिप्सम राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में पाया जाता है, पैदा होता है, उत्पादन किया जाता है। स्टीएटाइट अगला खनिज है। स्टीएटाइट को हम सेल खड़ी भी कहते हैं, सेल खड़ी। सिंधु सभ्यता के काल में मोहरें पाई गई हैं खुदाई में, है ना। सप्त सिंधु क्षेत्र में अलग अलग कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जो खुदाई की गई है तो उसमें मोहरें प्राप्त हुई। आप अक्सर पढ़ेंगे कि मोहरें किस वस्तु की बनी थी? सेल खड़ी की बनी हुई थी। तो सेल खड़ी को ही स्टीएटाइट कहते हैं, ठीक है। स्टीएटाइट या सेल खड़ी के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर, यानी जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान और स्टीएटाइट के उत्पादन में भी राजस्थान, या सेल खड़ी के उत्पादन राजस्थान प्रथम स्थान पर है। डोलोमाइट, डोलोमाइट चूना पत्थर की तरह ही होता है काफी हद तक। डोलोमाइट उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। इतना ही जानना है डोलोमाइट के बारे में। डोलोमाइट के बारे में दूसरी जानने वाली बात यह है कि डोलोमाइट एक ऐसा खनिज है जो कभी कभी रंगहीन होता है, कभी कभी गुलाबी रंग का भी होता है, भूरा रंग का भी होता है, लेकिन कभी कभी डोलोमाइट रंगहीन धातु के रूप में होता है, यानी उसमें पानी की तरह कोई रंग नहीं होता है डोलोमाइट में। लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, अधात्विक या धात्विक खनिज रंगहीन रूप में कभी कभी पाया जाता है? डोलोमाइट। नमक भी एक अधात्विक खनिज है, लवण। भारत में 60% समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है।
गुजरात राज्य में तट पर समुद्र है ना, तो हमारे देश में जो समुद्री नमक उत्पादन होता है उसका 60% भाग गुजरात राज्य में पैदा होता है। गांधी जी नमक कानून तोड़ा था ना उस जमाने में भी डांडी में जाकर, तो 60% नमक जो है गुजरात में, और हमारे देश का जो 10% नमक है राजस्थान राज्य की झीलों से प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य में कई लवणीय झीलें हैं, नमकीन झीलें हैं, खारी झीलें हैं। नाम है सांभर, लूनकरसर, डीडवाना, पंचभद्रा। ये राजस्थान की खारी पानी की झीलें हैं। यही कारण है कि राजस्थान इन झीलों से देश का 10% नमक पैदा करता है। ये हो गया अधात्विक खनिज। इसे आप अच्छे से नोट करते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए, रिपीट करते हुए चलिए। इस तरह से रिपीट करते हुए डेली का डेली चलिए कि जब एग्जाम आ जाए तो अचानक से बहुत ज़्यादा लोड सिर पर ना पड़े, है ना। भूगोल को इस तरह पढ़ते हुए दोहराते तिहराते हुए चलिए कि जब एग्जाम पास में आए तो भूगोल में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगे, है ना। भूगोल एक विशाल विषय है। भूगोल पर कंट्रोल हो जाने का मतलब, भूगोल को मुट्ठी में कर लेने का मतलब आधा जीएस को मुट्ठी में कर लेना है। भूगोल पर आप कंट्रोल करके देखिए, प्रश्न पत्र सिर्फ भूगोल के बल पर आप कितना बढ़िया से हल करते हैं। भूगोल बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। भूगोल को गंभीरता से लीजिए जब तक चल रहा है, तो इस तरह से इस पे नोट्स बनाते हुए चलिए। शीघ्र ही वेबसाइट डालने वाला हूँ, उसमें मैं भूगोल के सारे नोट्स बारी बारी धीरे धीरे करके अब इकट्ठा, ठीक है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इकट्ठा मत काटिए, धीरे धीरे, एक अंडा डेली तो 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो वैसे भी आप इकट्ठा नोट लेके करेंगे क्या, ये नुकसानदायक भी होता है। अच्छा, आप अपने जीवन में ध्यान दीजिए, हम इकट्ठा अगर बाजार से कभी नोट खरीद के लेके चले आए हैं, क्या हमने उसे पढ़ा है? नहीं। इकट्ठा कोई चीज मिल जाती है तो उसका महत्व गौड़ हो जाता है। वस्तु का महत्व तभी तक होता है जब हमें धीरे धीरे मिलती है। प्रकृति ने भी व्यवस्थाएं इसी तरह से बना रखी हैं कि हमें धीरे धीरे वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त होती रहें। इसी तरह से आप मार्केट से नोट्स खरीद के लाते हैं इतना सारा, क्या वो पढ़ लेते हैं आप सारा? इकट्ठा मिल जाने से आप और लापरवाह हो जाते हैं कि अरे अब तो इकट्ठा पड़ा हुआ अलमारी में पड़ा रहने दो। परिणाम ये होता है 6 महीने साल भर बीत जाते हैं, उसका एक पन्ना भी कई बार नहीं पलट पाते हैं हम लोग। तो जबकि क्लास क्यों करते हैं कि क्लास में डेली का पढ़ते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं और डेली एक एक चैप्टर पढ़ते रहते हैं। तो धीरे धीरे मिलने के फायदे अनेक हैं और कहीं ज़्यादा हैं। तो वेबसाइट पर भी धीरे धीरे चैप्टर अपलोड होते रहेंगे, उन्हें पढ़ते जाइए। अभी आप पढ़ रहे हैं, नए लड़के भी आएंगे। सबको मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।